स्वागत है आपका फ्री लॉ एकेडमी में। मैं हूं आपका मित्र ईश्वर प्रजापति। एविडेंस एक्ट के क्विक रिवीजन वीडियो में हम सेक्शन 134 तक कवर ऑलरेडी कर चुके हैं दोस्तों। आगे हम 135 से लगाकर 160 वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो बिना विलंब किए स्टार्ट करते हैं। अध्याय चैप्टर 10 साक्षियों की परीक्षा के विषय में। ठीक है, परीक्षा यहाँ कोई एग्जाम नहीं होगी साक्षियों की। ठीक है, साक्षियों की परीक्षा से ऐसा कोई नहीं है कि विटनेस की वहाँ पर कोई कोर्ट में एग्जाम करे होगी। यहाँ पर परीक्षा से तात्पर्य उनकी मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा और पुनः परीक्षा से है, और उनसे कोर्ट कौन कौन से प्रश्न पूछ सकेगा और कौन से नहीं, उन सब के बारे में प्रावधान चैप्टर 10 में किया गया है दोस्तों। तो देखते हैं, सेक्शन 135 बात करता है कि साक्षियों के पेशकरण और उनकी परीक्षा का क्रम, कि किस क्रम से साक्षियों को कोर्ट में पेश करेंगे, कौन साक्षियों को पेश करेगा, अभियोजन या प्रोसिक्यूशन या डिफेंस, उनके क्रम के बारे में 135 में बात की गई है। ठीक है दोस्तों, तो साक्षियों को पेश करने का क्रम जो है 135 में है। 136 है न्यायालय साक्ष्य की ग्राह्यता के बारे में निश्चय करेगा कि कोई जो साक्ष्य कोर्ट में पेश किया गया है वह एडमिसेबल है या नहीं। इसके बारे में कोर्ट पहले क्या करेगा, निश्चय करेगा, डिटरमाइन करेगा कि वो ग्राह्य किया जाना चाहिए या नहीं। सेक्शन 36 के बाद 137, ठीक है, 137 है मुख्य परीक्षा, एग्जामिनेशन ऑफ चीफ। तो एग्जामिनेशन ऑफ चीफ कौन करेगा, जो पक्षकार किसी साक्षी को बुलाता है वो पक्षकार उस साक्षी की मुख्य परीक्षा करेगा। उसके बाद प्रतिपक्षी उसकी प्रति परीक्षा करेगा अगर वो चाहे तो, और फिर जो पक्षकार बुलाता है वह चाहे तो उसकी पुनः परीक्षा भी कर सकेगा। तो पहले मुख्य परीक्षा, फिर प्रति परीक्षा और फिर पुनः परीक्षा। ठीक है, धारा 138 बात कर रही है परीक्षाओं का क्रम। ठीक है, तो परीक्षाओं का क्रम बताया गया है कि पहले परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा होगी, फिर प्रति परीक्षा होगी और फिर पुनः परीक्षा होगी। एग्जामिनेशन ऑफ चीफ, एग्जामिनेशन ऑफ क्रॉस और री एग्जामिनेशन, इन तीनों का ऑर्डर बताया गया है 138 में। फिर 139 बात कर रहा है कि किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए सम्मानित व्यक्ति की प्रति परीक्षा। ठीक है, कोर्ट ने किसी व्यक्ति को समन किया है कि वो किसी दस्तावेज को कोर्ट में पेश करें, और वो उस दस्तावेज को पेश करने के लिए कोर्ट में आया है, तो वो दस्तावेज को पेश करने आने होने से ही वह साक्षी नहीं हो गया, उसकी कोर्ट परीक्षा नहीं कर सकती जब तक कि उसे साक्षी के रूप में बुलाया न गया हो। ठीक है, तो किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए सम्मानित व्यक्ति की प्रति परीक्षा नहीं की जा सकेगी, यही बात 139 बोल रहा है। ठीक है, 140 बात कर रहा है शील का साक्ष्य देने वाले साक्षी की प्रति परीक्षा और पुनः परीक्षा की जा सकेगी। 141 बात कर रहा है सूचक प्रश्न। तो सूचक प्रश्न क्या होते हैं, सूचक प्रश्न वो प्रश्न होते हैं जो उस उत्तर को सुझाते हैं जो पाने वाला चाहता है। ठीक है, तो इसमें जो प्रश्न पूछा जाता है उसमें उस उत्तर का भी निर्देश होता है जो पूछने वाला चाहता है। जैसे कि किसी साक्षी से पूछा जाता है कि क्या आप इंदौर में रहते हो, तो ये ताकि को हिंट मिल रही है कि हाँ उसे उत्तर क्या देना है। तो ऐसे सूचक प्रश्न, ऐसे प्रश्नों को सूचक प्रश्न कहा जाता है, और जो परिभाषित है सेक्शन 141 में। सेक्शन 142 बात कर रहा है कि सूचक प्रश्न कब नहीं पूछा जाना चाहिए। तो सूचक प्रश्न प्रति परीक्षा, मुख्य परीक्षा में और पुनः परीक्षा में नहीं पूछा जाना चाहिए जब प्रतिपक्षी उसे आक्षेप करता है, और यदि न्यायालय इजाजत दे दे तो वह पुनः परीक्षा और प्रति परीक्षा, मुख्य परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। 143 बात कर रहा है कि उन्हें कब पूछा जा सकता है। तो हमेशा सूचक प्रश्न चाहे तो प्रति परीक्षा में पूछे जा सकते हैं प्रतिपक्ष द्वारा। ठीक है, और 144 बात कर रहा है कि लेखबद्ध विषयों के बारे में साक्ष्य, जो लेखबद्ध विषय कोर्ट में पेश किए जाते हैं उसके बारे में, साक्ष्य के बारे में
144 है और 145 है पूर्वतन लेखबद्ध कथनों के बारे में प्रति परीक्षा। 146 है प्रति परीक्षा में विधिपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, विधिपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे, हर कोई प्रश्न प्रति परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, और 147 है साक्षी को उत्तर देने के लिए कब विवश किया जाए। ठीक है, कोई विटनेस है उसे कब उत्तर देने के लिए विवश किया जाए, ये 147 में बताया गया है। और 148 बात कर रहा है न्यायालय निश्चय करेगा कि कब प्रश्न पूछा जाएगा और साक्षी को उत्तर देने के लिए कब विवश किया जाएगा। 148 बात कर रहा है न्यायालय निश्चित करेगा कि कब प्रश्न पूछा जाएगा और साक्षी को उत्तर देने के लिए कब विवश किया जाए। धारा 149 149 बात कर रही है युक्तियुक्त आधारों के बिना प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, कुछ युक्तियुक्त आधार होंगे तभी उससे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, बिना युक्तियुक्त आधार के कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। जैसे कि कोर्ट में किसी व्यक्ति के बारे में बताया जाता है कि अमुक साक्षी डकैत हैं, तो उसके उससे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कोर्ट में कि क्या वह डकैत हैं, लेकिन बिना किसी आधार के उससे यह पूछा जाना कि क्या वह डकैत हैं, यह युक्तियुक्त आधार नहीं होगा। अब 150 बात कर रहा है कि युक्तियुक्त आधारों के बिना प्रश्न पूछे जाने की अवस्था में न्यायालय की क्या प्रक्रिया होगी। तो अगर कोई व्यक्ति युक्ति पक्ष एडवोकेट या पक्षकार युक्तियुक्त आधारों के बिना कोई प्रश्न पूछता है तो उसकी दशा में प्रक्रिया अपनाई जाएगी कि या तो उसकी रिपोर्ट हाईकोर्ट को भेजी जाएगी या जिस अथॉरिटी के वह अधीनस्थ हैं उसको उसकी रिपोर्ट भेजी जाएगी 150 के अनुसार। 151 बात करता है कि अशिष्ट और कलंकात्मक प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए। ठीक है, 152 बात कर रहा है अपमानित या शुद्ध करने के लिए आशय प्रश्न क्या है। इसके बाद अपमानित या शुद्ध करने के लिए आशय प्रश्न अपमानित या शुद्ध करने के लिए आशय प्रश्न। दोस्तों वीडियो थोड़ी सेट नहीं हो पा रही तो विलम्ब हो रहा है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ मैं। वन 52 बात करता है अपमानित या शुद्ध करने के लिए आशय प्रश्न। 153 बात कर रहा है सत्यवादिता परखने के प्रश्नों के उत्तरों का खंडन करने के लिए साक्ष्य का अपवर्जन। जो प्रश्न सिर्फ किसी साक्षी की कि वह सच बोल रहा है या नहीं यह टेस्ट करने के लिए पूछा जाता है और ऐसा लगता है कि वह गलत उत्तर दे रहा है या झूठ बोल रहा है तो उसका खंडन करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। ये बात 153 में कही गई है। 154 बात कर रहा है कि पक्षकारों द्वारा अपने ही साक्षी से प्रश्न। ये 154 बेसिकली जो विटनेस पलट जाते हैं, ठीक है, हॉस्टाइल हो जाते हैं, उनके बारे में 154 में बात की गई है कि पक्षकार द्वारा अपने ही साक्षी से प्रश्न। जो प्रश्न प्रतिपक्ष द्वारा पूछे जाने चाहिए वो प्रश्न मुख्य परीक्षा या वो पक्षकार जिसने साक्षी को बुलाया है किस धारा के अनुसार अपने ही पक्षकार से पूछ सकेगा। 154 हॉस्टाइल विटनेस। 155 बात कर रहा है साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप। ठीक है, 155 साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप। 156 बात कर रहा है सुसंगत तथ्य के साक्ष्य की संपुष्टि करने की प्रवृत्ति रखने वाले प्रश्न ग्राह्य होंगे। जो सुसंगत तथ्य की क्या कर रहे हैं संपुष्टि करने की प्रवृत्ति रखते हैं वे साक्ष्य ग्राह्य होंगे। 157 बात कर रहा है उस तथ्य के बारे में पश्चातवर्ती अभिसाक्ष्य की संपुष्टि करने के लिए साक्षी के पूर्वतन कथन साबित किए जा सकेंगे। और 158 बात कर रहा है साबित कथन के बारे में जो धारा 32 या 33 के अधीन सुसंगत है कौन सी बातें साबित की जा सकेंगी। जो ऑलरेडी एविडेंस या साक्ष्य 32 या 33 के अधीन सुसंगत है तो उसके बारे में क्या क्या और साबित करना पड़ेगा, ये 158 में बताया गया है। 159 बात कर रहा है इसमें
स्मृति ताजी करने वाले तथ्य, और 160 बात कर रहा है धारा 159 के में वर्णित दस्तावेजों में कथित तथ्यों के लिए परिसाक्ष्य, और 161 बात कर रहा है स्मृति ताजा करने के लिए प्रयुक्त लेख के बारे में प्रतिपक्षी का अधिकार। 162 बात कर रहा है दस्तावेजों का पेश किया जाना, ठीक है। धारा 162 बात कर रही है प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। 163 मंगाई गई सूचना पर पेश की गई दस्तावेजों का साक्ष्य रूप में पेश किया जाना। 164 बात कर रही है सूचना पाने पर जिस दस्तावेज को पेश करने से इनकार कर दिया गया है उसका साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाना, ठीक है। जिस व्यक्ति को या जिस पक्षकार को किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए सूचना दी गई है और उसने उसको पेश करने से इनकार कर दिया है तो बाद में वह उस साक्ष्य का उपयोग नहीं कर सकेगा, ये 164 में बताया गया है। 165 बात कर रहा है प्रश्न करने या पेश करने का आदेश देने की न्यायाधीश की शक्ति, ठीक है। 165 बात कर रहा है प्रश्न करने या पेश करने का आदेश देने की न्यायाधीश की शक्ति। 166 जूरी या असेसरों की प्रश्न करने की शक्ति है। 165 में प्रश्न करने की न्यायाधीश की शक्ति है और 166 में जूरी जो पहले होती थी अब नहीं है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जूरी या असेसरों की प्रश्न करने की शक्ति 166 में है। अब आ गया है चैप्टर 11 साक्ष्य के अनुचित ग्रहण और अग्रहण के बारे में, ठीक है। तो इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंस। तो धारा 167 बात कर रही है साक्ष्य के अनुचित ग्रहण या अग्रहण के लिए नवीन विचारण नहीं होगा, ठीक है। जब तक कि उसके क्या कारण न्याय नहीं हो पाया है उसके सिवाय साक्ष्य के अनुचित ग्रहण या अग्रहण के लिए नवीन विचारण नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। और हाँ, आपका बहुमूल्य फीडबैक देना ना भूलें। धन्यवाद।